स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अभिव्यक्ति और माध्यम से जो टॉपिक है कैसे लिखें कहानी, ये करवाने वाला हूं। आपके टर्म 2 का ये टॉपिक है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि आपको अपने आने वाले एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं। ओके, और आपको बता दूं कि आप इस वीडियो से अपना चैप्टर भी यहीं से कवर कर लोगे, ठीक है, कैसे लिखे कहानी वाला, क्योंकि मैंने आपको अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखना। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके इतिहास का वर्णन कीजिए। पहले हमें बताना है कि कहानी क्या होती है। तो स्टोरी हम सभी बचपन से सुनते आते हैं। कोई भी ऐसी घटना हो, पात्र या समस्या का कोई भी क्रमबद्ध ऐसा ब्यौरा, क्रोनोलॉजिकल कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल में एक पूरा ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें द्वंदात्मकता होती है, उसका एक क्रमिक विकास होता है, ठीक है, कि मतलब क्रोनोलॉजिकली वो कहानी आगे बढ़ती जाती है। आपने कभी भी कोई स्टोरी सुनी हो तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद वो धीरे 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 उसमें एक सस्पेंस बना रहता है और लास्ट में जाके फिर उसका एक क्लाइमेक्स आता है। ठीक है, तो यही हमारी कहानी होती है जो कि हम इसको स्टोरी भी कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को सुनाना पसंद करता है और दूसरों की बातों को सुनना पसंद करता है। ठीक है, अगर बात कहानी की हो तो कहानी लिखने का जो मूल भाव है वो सभी में होता है। हर कोई कहानी लिख सकता है, अपने बारे में लिख दो, किसी भी बारे में, हम सभी में एक कला होती है, हम कहानी बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे कुछ लोग विकसित कर पाते हैं, कुछ लोग इस कला को विकसित नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कहानी की तरह चैप्टर को समझो, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा लिख सकता है बना के, तो इसीलिए कहा जाता है। अब इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो ये भी उतना ही पुराना इतिहास है जितना मानव इतिहास है। क्योंकि कहानी जो है वो मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। हमारा जो नेचर होता है, हम मतलब कहानी से हमेशा से ही जुड़े रहते हैं। और धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। ओके, पहले हमें चित्रित रूप में कहानी देखने को मिल जाया करती थी, गुफाओं में चित्र थे, फिर धीरे 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 जब बोलने का विकास हुआ, कम्युनिकेशन का विकास हुआ, तो फिर सुनाई जाने लगी कहानियां। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे। कथावाचक यानी कि जो कथा कहानी को सुनाते हैं, तो वो कहानी सुनाते थे जिनका विषय किसी घटना का वर्णन होता था। कहानियां आपने अगर देखा हो, आपकी दादी नानी अम्मा जो भी मतलब कहानी सुनाती हो, वो कोई युद्ध की कहानी सुनाएगी, कोई प्रेम की, कोई जादू की, कोई ऐसी कहानियां सुनाएगी, ओके, जिसमें कोई बदला ले रहा हो हीरो किसी दुश्मन से, तो ऐसी कहानियां होती थी। फिर धीरे धीरे सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का भी समावेश होने लगा। यानी कि पहले तो सच्ची घटनाओं पर कहानियां सुनाई जाती थी, पर लेकिन बाद में फिक्शनल कहानियां आ गई, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो अपने मन से बनाकर आप कोई कहानियां सुनाते हो। जैसे कि मतलब कोई ऐसी वो परी आएगी, वो आपको ले जाएगी, और मतलब कुछ ऐसा कोई भी ऐसी कहानियां जो भी हम मतलब बचपन में सुनते हैं, तो वो सब बाद में कल्पना की कहानियां होती हैं, वो असली नहीं होती। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करने लगा। यानी कि मान लो कथावाचक आपकी दादी है, तो वो जैसा कि आपको पसंद होगा सुनना, वो उसी हिसाब से जो भी कहानी का हीरो होगा वो आपकी दादी उसके गुण बताने लगेगी आपको। तो ऐसा कहानी में होता है, ये कहानी का इतिहास है। अब है प्राचीन काल में मौखिक कहानियों, जो ये कहानियां हैं ये क्यों लोकप्रिय हुई। देखिए, कहानी तो बंदा पढ़ भी सकता है, लेकिन ये जो मौखिक कहानियां हैं ये क्यों इतनी फेमस हुई। क्योंकि भारतीय गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था दादी नानी का, वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करते थे अपने बच्चों को, पोती पोतों को। ओके, और यहाँ कहानियों से तात्पर्य लेखक द्वारा लिखित प्रमुख व प्राचीन कहानियों से है। ओके, कि जो पुरानी पुरानी कहानियां वो अपने बच्चों को सुनाते थे। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। यानी कि लोग पसंद करते थे, कहानी के माध्यम से जानकारियां मिलती थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों का सहारा लिया। जो धर्म प्रचारक थे, महात्मा बुद्ध, खुद उन्होंने कितनी सारी, हमें मतलब बुद्धिज्म में कहानियां देखने को मिलती है, जातक कथाएं, ओके, जातकास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें पंचतंत्र की कहानियां, जो कि मतलब इस तरीके से कैसे शिक्षा भी हमें इन कहानियों से मिलने लगी। पंचतंत्र जो कि वर्ल्ड फेमस कहानियां हैं। ठीक है, इसके बाद है कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। कथानक, कथानक क्या होता है, कथा वस्तु क्या होती है, कहानी का प्लॉट जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कहानी मान लो 20 पेज की है, लेकिन उसका जो कथानक है वो 10 से 12 लाइन में भी हो सकता है, ये एकदम सच बात है। तो कथानक एकदम सेंट्रल पॉइंट होता है, कहानी में क्या बताया गया है
जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है कि इस कहानी में ये चीजें होने वाली हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो कहानी के ढांचे को ही कथानक कहते हैं, यानी कि जो पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना बहुत जरूरी होता है। कथानक ना हो तो कहानी बेकार है, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना को हम सोच भी नहीं सकते। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। ठीक है, जो एक नक्शा तैयार करते हैं हम किसी भी चीज का, वैसे आप समझ लो कहानी का पूरा स्ट्रक्चर होता है ये। कहानी कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। ओके, कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है। ठीक है, कि कैसे वो कहानी आगे बढ़ेगी, क्या क्या उसमें पात्र होंगे, क्या उस कहानी में समस्याएं आएंगी, और इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्यों से मेल खाती हो। यानी कि वो जो वो सोचता है कल्पनाएं, उनको वो ढांचे के रूप में तैयार करता है। वो कोई कोरी कल्पना नहीं होती, वही आगे चलकर एक और कहानी बनती है। अब कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो मैं आपको अब कुछ पॉइंट बता रहा हूं, यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहानी के तत्वों के बारे में वर्णन कीजिए। तो कहानी के तत्व जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये कथानक वाला जो क्वेश्चन है इसको याद रखना। सेम एक्सप्लेनेशन ही आपको अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको बोलूंगा, यही देखनी है। और उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप याद रखना। ओके, सो कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना बहुत जरूरी होता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, यानी कि प्लॉट, जो हमारी जो प्लॉट होता है जो हमारा, उसको आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। ठीक है, जब भी कोई कहानी हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं और प्लॉट हमारा, यानी कि कथानक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यही है द्वंद्व का महत्व। और कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यानी कि कहानी अगर बोरिंग सी होगी तो किसी को मजा नहीं आएगा, अगर वो थोड़ा नाटकीय ढंग से अगर पूरी होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब है पात्रों का अध्ययन। पात्र ये भी एक इंपॉर्टेंट तत्व है। कैरेक्टर अगर ना हो कहानी में तो क्या ही वो कहानी होगी। ओके, बिना पात्र के तो कहानी होती नहीं। तो पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त होती है, क्योंकि कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। कोई भी कहानी है उसमें पात्र ही, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है, यानी कि पात्र अच्छे हैं या बुरे हैं वो जो है उनका कैरेक्टर बताता है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच, आपने कभी ना कभी ये जरूर किसी का लिखा होगा कैरेक्टर स्केच, तो वही कैरेक्टर स्केच होता है। प्रत्येक पात्र का अपना एक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, उद्देश्य होता है, यानी कि हर पात्र को, हर कैरेक्टर का अपनी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसे, मतलब पात्रों का चरित्र चित्रण यानी कि कैरेक्टर स्केच बनाने में उसको मदद मिलेगी। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। कि यानी कि अगर आपको किसी का कैरेक्टर स्केच दिखाना है कहानी में, तो आप किसी के गुण बता सकते हो किसी कैरेक्टर के अपने कहानी में। मान लो रमेश का कैरेक्टर है तो आप उसके गुण बता दोगे तो उसका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा वो। वहीं अगर कहीं बातें चल रही हैं किसी के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, तो भी उसका कैरेक्टर स्केच हमें पता चल सकता है। अब है चरमोत्कर्ष से आप क्या समझते हो, उसका अभिप्राय क्या है। कहानी में चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए। चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स, तो जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक जिज्ञासा की परिकाष्ठा पर पहुंच जाए, यानी कि जानने की इतनी इच्छा हो जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स या चरम की स्थिति कहा जाता है। जब बिल्कुल क्लाइमैक्स का सीन होता है, मूवीज में भी होता है क्लाइमैक्स। तो कथानक के अनुसार कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। ठीक है, कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए, यानी कि क्लाइमैक्स अच्छा होना चाहिए। क्लाइमैक्स में मजा नहीं आया तो वो कहानी किसी काम की नहीं होती। पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। कहानीकार को कहानी के चरमोत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से क्लाइमैक्स के बारे में सोच समझ कर लिखना चाहिए ताकि अगले को भी मजा आए पढ़ने में। क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति ही चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है चरमोत्कर्ष के बारे में। नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार या किस रूप में भिन्न होते हैं। तो देखिए, भारतीय साहित्य परंपरा में नाटक को श्रव्य काव्य कहा जाता है। नाटक का बहुत ही महत्व है। साहित्य की अन्य विधाएं तो केवल लिखित रूप में होती हैं, जबकि नाटक एक ऐसी विधा है जो कि लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाती है। नाटक पहले लिखा जाता है फिर उसको हम दृश्यों में देखते हैं।
नाटक को काव्य का उत्कृष्ट रूप माना जाता है। सबसे अच्छा रूप अगर काव्य का कोई है तो वो नाटक है। नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। रंगमंच होता है, पूरा स्टेज होता है जहां पे नाटक किया जाता है। रामलीला का नाटक होता है, महाभारत का नाटक होता है। ओके, तो नाटक का वास्तविक आनंद तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम स्टेज पे नाटक को देखते हैं। तो जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, वहीं नाटक बहुत सारे लोगों से जुड़ा होता है, जैसे कि लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता, अन्य लोग। ठीक है, सारे ही लोग ये नाटक से जुड़े होते हैं। कहानी जो है वो कहीं सुनाई या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक देखा जाता है। तो ये सब इसके अंतर भी हो सकते हैं। ठीक है, नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में अभिनय, मंच सज्जा, यानी कि पूरा स्टेज सजावट, लाइटनिंग की इस और म्यूजिक की, सबकी मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है। कहानी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये इसमें थोड़ी भिन्नता है। ओके, अब है कहानी और नाटक की समानताएं बताओ। देखो, कहानी और नाटक में बहुत सी समानताएं भी होती हैं। इन दोनों में एक कहानी होती है। देखो, नाटक की भी एक कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, एक परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरमोत्कर्ष होता है कहानी के अंदर भी। इसी प्रकार नाटक की कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व भी यही होते हैं। ठीक है, और कहानी और नाटक दोनों ही मनुष्य का मनोरंजन करते हैं। कहानी का भी उद्देश्य वही होता है, एंटरटेन करना। नाटक भी हमें एंटरटेन करता है। तो ये इसमें कुछ सिमिलैरिटी या समानताएं भी हैं। नाटक लेखन के समय समय के बंधन का क्या महत्व है? ये जो भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाटक लेखन के समय के बंधन का मतलब बहुत ही ज्यादा एक महत्व होता है, क्योंकि नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन ही है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए नाटक को शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय के मतलब अंदर पूरा एक टाइम होता है, उसमें उस नाटक को शुरू से अंत तक पूरा कर देना होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्य काल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल संयोजित होता है, यानी कि आपका टाइम जो है वो मैनेजमेंट सही होना चाहिए। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। तो समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य के अन्य विधाओं जैसे कि कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं। कुछ समय बाद फिर से वही पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। नाटक में जो एक बार हो गया वो नहीं आने का दोबारा। कहानी को तो आप दोबारा पढ़ लोगे, उपन्यास को आप दोबारा पढ़ लोगे, कविता को दोबारा पढ़ लोगे। ओके, तो ये होता है। अब रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं बताओ। देखो, जो नाटक रेडियो पे आ रहा है आपका, तो रंगमंच पे तो वो है नहीं, तो ये दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि श्रव्य माध्यम है जिसको हम सुन सकते हैं। रेडियो की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। ओके, जो संवाद चलते हैं वो हम सुनते हैं रेडियो से। रेडियो नाटक नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती, भाई दिखेगा ही नहीं। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी कम होती है, कैरेक्टर उतने कम होते हैं। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है, यानी कि पात्रों के बारे में जो जानकारियां हैं वो संवाद से ही पता चलती हैं जब बातें हो रही होती है किसी कैरेक्टर के बारे में। अब है कहानी के तत्वों का वर्णन करो। कथानक मैंने आपको समझा दिया है, प्लॉट क्या होता है, पात्रों के बारे में भी समझा दिया है। अब है संवाद। संवाद यानी कि जो बातें हो रही हैं, इससे क्या होता है कि कथा का विकास होता है। जब कोई कहानी के अंदर जब संवाद होता है, जब कन्वर्सेशन होती है, तो कथा का विकास होता है। पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं संवाद। जब कन्वर्सेशन होगी तो पता चलेगा ना कि कोई कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। फिर है देश, काल और वातावरण, ये भी एक तत्व है। तो जो हमारा परिवेश है कहानी का, वो होना बहुत जरूरी है। जैसा कहानी का कथानक होता है, जैसा प्लॉट होता है, उसी हिसाब से हमें कहानी का वातावरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी के अंदर जो कैरेक्टर है, जो अंदर कथानक प्लॉट है, वो तो किसी गांव का है, परिवेश आप बता रहे हो शहर का। ओके, तो परिवेश जो है वो सही से होना चाहिए। भाषा शैली आम बोलचाल की होनी चाहिए, जो समझ आ जाए पढ़ने वाले को। उद्देश्य, कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। कहानी का कोई उद्देश्य ना होगा अगर, तो वो कहानी किसी काम की नहीं है। कहानी उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। तो ये कहानी के तत्व थे, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।